नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे थे। उसका जो है मेन टॉपिक जो है पहला, वो अपलोड किया जा चुका है YouTube चैनल पर। आप जा कर के उसको अवश्य देखें, तभी आपको पूरे चैप्टर का जो मतलब है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डेली जो है वो एक एक पार्ट पढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल जैसे स्कूल में पढ़ाई होता है बिल्कुल वैसे ही लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि एनसीईआरटी जो होता है ऐसा कोई लाइन से किसी भी लाइन से क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो ये हम लोग है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे। तो मेकिंग का मतलब क्या होता है? यूरोप में नेशनलिज्म का निर्माण। यूरोप में नेशनलिज्म का निर्माण, नेशनलिज्म के बारे में बताए थे, राष्ट्रवाद, तो उसी का निर्माण होगा यूरोप में। ठीक है, तो जब हम लोग मैप देखते हैं मिड 18th सेंचुरी का, मिड 18th सेंचुरी में यूरोप का जब मैप देखते हैं तो हमें वहाँ कोई भी नेशन स्टेट नहीं दिखाई देता है जो आज हम लोग जानते हैं। ठीक है, आज हम लोग जर्मनी को जानते हैं, इटली जानते हैं, स्विट्ज़रलैंड जानते हैं। पहले जो था ये किंगडम में, डचेस में, कैंटोन में डिवाइडेड था, और जिस पर शासक रूल करते थे ऑटोनोमस तरीके से। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो था वो ऑटोक्रेटिक मोनार्की के अंडर में था, जिस पर राजा शासन करता था। ठीक है, उसके बाद इन लोग के अंदर में कोई भी कलेक्टिव सेंटिमेंट नहीं था, कॉमन कल्चर नहीं था। सब एक राजा से प्रेरित थे और अपने क्षेत्र पर ही ध्यान देते थे। लेकिन फिर भी ये लोग अलग अलग भाषा बोलते थे और अलग अलग एथनिक ग्रुप के थे। जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो रूल करता था ऑस्ट्रिया हंगरी पर, जो कि छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना था, जैसे ट्रायोल, ऑस्ट्रिया, स्टूडलैंड है ना, बोहेमिया, ये सब है। सब जगह पर एरिस्टोक्रेसी शासन व्यवस्था थी, यानी कि कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग की शासन थी। एरिस्टोक्रेसी मतलब अभिजात वर्ग और कुलीन वर्ग होता है। ठीक है, उसके बाद या इन जगहों पर जर्मन बोलने वाले लोग थे। और इटली का जो प्रोविनेंस है, कुछ क्षेत्र है जैसे कि लोम्बार्डी और वेनिटा, यहाँ इटालियन भाषा बोलने वाले लोग थे। हंगरी में आधे जो पॉपुलेशन थे मैगर भाषा बोलते थे और अलग अलग क्षेत्रीय भाषा बोलते थे। गैलिसिया जो था वहाँ पर एरिस्टोक्रेसी था, वहाँ पोलिश भाषा बोली जाती थी। ऐसे ही एम्पायर का कोई बाउंड्री नहीं हुआ करता था। जहाँ तक राजा का बाउंड्री था, जहाँ तक राजा के क्षेत्र, राजा के अंडर में जो क्षेत्र था, बस जनता उसी से रिलेट करती थी, अपने आप को उतना ही और उसी राजा के अधीन मानती थी। ठीक है, वैसे भी और भी जैसे है कि जैसे है यहाँ पर कि बोहेमिया, सोलोवॉक्स टू द नॉर्थ, सोल्वेना इन कैरोलिना, कैरियट टू द साउथ, रोमानिया, ट्रांसिल्वेनिया, इस सब जगह पर पीजेंट्स लोग, ठीक है, और छोटे छोटे लेबर्स लोग, लैंडलेस लेबर लोग सब रहते थे। और अलग अलग भाषा, अलग अलग कम्युनिटी और अलग अलग ट्रेडिशन और अलग अलग लैंग्वेज को मानते थे। ठीक है, सबका जो था डिफरेंट आइडियोलॉजी था। तो ये सब जो इतना डाइवर्स ग्रुप था, आखिर इकट्ठा कैसे हुआ, कैसे, हाउ डिड नेशनलिज्म, कैसे राष्ट्रवाद का जो आइडिया था वो लोगों के दिल में बसा आया, और कैसे नेशन स्टेट बना, जो ये छोटे छोटे क्षेत्रों में पूरा यूरोप बटा हुआ था। ठीक है, अब जो है एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास एक टॉपिक है, दूसरा मेन टॉपिक का 2.1 कि अभिजात वर्ग यानी कुलीन वर्ग और एक नया वर्ग जिसको न्यू मिडिल क्लास बोलते हैं, वो क्या था। तो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो एरिस्टोक्रेसी ही ज़्यादातर डोमिनेट करती थी यूरोप में। जो मेंबर थे इस क्लास के वो आपस में जुड़े हुए रहते थे। ठीक है, उनके पास गांव में भी ज़मीन था और शहर में भी बड़ा बड़ा घर था। वे फ्रेंच भाषा बोलते थे और हाई सोसाइटी माने जाते थे। इनका फैमिली जो था वो शादी से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थे वो थे तो कम रहने में, लेकिन शासन व्यवस्था यही संभालते थे। मेजोरिटी जो था पॉपुलेशन का वो पीजेंट्री था, यानी कि जो खेती करने वाले किसान थे वो इन एरिस्टोक्रेसी के अंडर में काम करते थे। ठीक है, और सेंट्रल यूरोप में लैंड होल्डिंग भी इन्हीं के अंडर में था, जहाँ पर गुलामों के द्वारा खेती करवाया जाता था।
तो एरिस्टोक्रेसी के बारे में आप लोगों ने समझा कि वो कैसे आपस में एक दूसरे से बंधे हुए थे, मैरिज टाई से, ठीक है। अमीर घराने के लोग थे, गांव में भी बहुत बड़ा ज़मीन, बहुत ज़्यादा ज़मीन था, शहर में भी ज़मीन था, बिल्कुल, है ना, ऐशो आराम से जीते थे एरिस्टोक्रेसी। अब एक नया मिडिल क्लास इमर्ज होगा। कैसे इमर्ज होगा? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा उसके अनुसार इमर्ज होगा। वेस्टर्न पार्ट जो है सेंट्रल यूरोप का, वहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेड जो था वो बढ़ने लगा, ठीक है। तो उसमें कॉमर्शियल क्लास आया, प्रोडक्शन जब बढ़ेगा, मार्केट में सामान बिकेगा, तो लेबर का ज़रूरत पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था इंग्लैंड में वो सेकेंड हाफ 18वीं सेंचुरी में आ गया था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी में वो 19वीं सेंचुरी में आया। एक नया सोशल ग्रुप निकला, उभर कर के आया, जिसको वर्किंग क्लास पॉपुलेशन कहा जाता है। और मिडिल क्लास जो था उसमें कौन कौन थे? इंडस्ट्रिस्ट लोग, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स लोग, ये लोग भी थोड़े बहुत पैसा कमा लिए थे, ट्रेड और मर्चेंट काम करके, सामानों को बेच करके, फैक्ट्री लगा करके इन्होंने मतलब पैसा कमा लिया। इनके बीच में कुछ पढ़े लिखे लोग भी बहुत सारे थे, लिबरल्स लोग थे, जो सोचते थे कि अब क्या ख़त्म हो जाए, एरिस्टोक्रेटिक को जो प्रिविलेज मिलता है और इतना उनका दबदबा है वो चीज़ ख़त्म हो जाए। ये मिडिल क्लास के लोग और वर्किंग क्लास के लोग वो चाहते थे। तो इन्हीं लोग के कारण जो है क्रांति होगी यूरोप में, और इन लोग जो है एक राजा के खिलाफ और एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है। 2.2 का टॉपिक है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, यानी कि लिबरल का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र राष्ट्रवाद, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है? स्वतंत्र राष्ट्रवाद क्या है? तो आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, मतलब कि जो राष्ट्र की जो एकता है 19वीं सेंचुरी में, वो जुड़ी हुई है लिबरलिज्म से। लिबरलिज्म का मतलब होता है, एक लैटिन वर्ड से निकला है, लिबर का मतलब होता है फ्री। तो मिडिल क्लास लोग जो थे वो लिबरलिज्म का मतलब समझते थे क्या? कि कानून के सामने सब बराबर हो, ठीक है। उसके बाद जो कि हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा भी था कि लिबरलिज्म जो है वो क्या किया था? एरिस्टोक्रेसी को ख़त्म कर दिया था, संविधान का निर्माण हुआ था और वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बना था पार्लियामेंट के अनुसार। 19वीं सेंचुरी में लिबरलिज्म जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के भी खिलाफ थे, ठीक है। उसके बाद इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, और यूनिवर्सल सफरेज, वो तो लोगों को मिला नहीं था। कुछ लोगों को राइट टू वोट दिया गया था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसमें औरतों को शामिल नहीं किया गया था। आदमी जिसके पास प्रॉपर्टी था वही वोट दे सकता था, औरतों को इससे बाहर रखा गया था, ठीक है ना। बस जैकोबिन के समय में सबको वोट देने का अधिकार दे दिया गया था, लेकिन जब नेपोलियन आया दोबारा से तो उसने फिर से वोट देने का अधिकार छीन लिया और औरतों को बिल्कुल कोई मतलब किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया। बस उनको क्या कहा गया कि आप पिता और हस्बैंड से संबंधित है, आपका वही आइडेंटिटी है, दूसरा कुछ नहीं। यानी औरतों के खिलाफ औरतों के खिलाफ नेपोलियन का सोच बहुत अच्छा लिबरल नहीं था, ठीक है। उसके बाद जो नॉन प्रॉपर्टी मैन है और वुमेन है उनको जो है वोट देने का अधिकार नहीं था, इसीलिए ये लोग मिल करके मूवमेंट चलाते हैं अपने इक्वल पॉलिटिकल राइट के लिए। लेकिन बहुत लंबे समय संघर्ष के बाद इनको पॉलिटिकल राइट मिलता है, ठीक है। अब जो था ये सामाजिक स्तर पर जो है लिबरलिज्म क्या होता है। अब लिबरलिज्म इकोनॉमिक स्तर पर क्या होता है? आर्थिक स्तर पर। तो इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट, यानी कि बाज़ार की स्वतंत्रता। कोई भी सामान किसी भी मार्केट में बेच सके, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री बेच सके, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो समाज का, मतलब सामान के मूवमेंट और कैपिटल के मूवमेंट में, लोगों के मूवमेंट में, ठीक है। क्योंकि मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहा था। और जर्मनी का एक एग्जांपल लेकर हम लोग समझेंगे कि कैसे जो था एक बहुत बड़ा बाधक बना हुआ था, ट्रेड बैरियर बना हुआ था अलग अलग व्यापार करने में। लोग, पैसा, कैपिटल, सामान और प्रोडक्शन और मार्केट, जब तक फिजिबल नहीं होगा तब तक कोई भी देश का इकोनॉमी डेवलप नहीं होगा। तो नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारा कदम उठाया था। जब नेपोलियन ने क्या किया था, जर्मनी जब छोटे छोटे 300 राज्यों में, क्षेत्रों में बटा हुआ था, तो नेपोलियन ने उसको 39 स्टेट्स में कॉन्फेडरेशन बना के छोड़ दिया, ठीक है। और सभी का, यानी कि 39 के 39 का अपना करेंसी, अपना नाप तोल का सिस्टम था। कोई भी व्यापारी 1833 में अगर हैम्बर्ग से
न्यूरेमबर्ग जाता है अपने सामान को बेचने के लिए, तो उसको 11 को कस्टम बैरियर से पास होना पड़ता था और हर बैरियर पे उस पर 5% टैक्स लगता था। ठीक है, और तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। वेट्स और मेजर्स भी अलग थे। जैसे एग्जांपल है कि कपड़ा का नापने का जो एक विधि था, जैसे हम लोग मीटर में नापते हैं, वो लोग इल्ले में नापते थे। अगर मान लेते आप कोई कपड़ा फ्रैंकफर्ट में ख़रीदते हैं तो जिसकी लंबाई थी 54.7 सेंटीमीटर, मेंज में वो हो जाती है 55.1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आपका कपड़ा फ्रेवर्ग में 53.5 सेंटीमीटर हो जाता है। तो देखिए इतना डिफरेंसेस था। तो भाई जो भी सामान खरीदेगा एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा तो एक तो टैक्स देना पड़ेगा, वेरियर इतना सारा है, ऊपर से करेंसी भी सबका अलग अलग है। तो व्यापार में, डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। इस दिक्कत को दूर करने के लिए ट्रेड यूनियन बनाया गया। ऐसे कंडीशन जो थे वो ऑब्स्टेकल था इकोनॉमिक एक्सचेंज का, यानी कि सही से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, ये एक रुकावट बना हुआ था। तो 1834 में क्या गया, कस्टम यूनियन बनाया गया जिसको ज़ोल्वरीन कहा जाता है। ठीक है, पर्सिया ने शुरू किया था। तो इसमें क्या था कि जितना जो टैरिफ बैरियर था सबको ख़त्म कर दिया गया और करेंसी जो 32 चलता था उसको 2 में लाके सीमित कर दिया गया। रेलवे नेटवर्क को पूरी तरह से बढ़ाया गया ताकि मोबिलिटी आसानी से हो सके। इस तरह से इकोनॉमिक नेशनलिज्म मजबूत किया, राष्ट्रवादी सेंटिमेंट को, और समय के अनुसार ये जो इकोनॉमिक जो राष्ट्रवाद है, इकोनॉमिक स्वतंत्र राष्ट्रवाद है, वो एक राष्ट्रवादी मूवमेंट के रूप में बढ़ा। एक तो सामाजिक रूप से राष्ट्रवाद और एक आर्थिक रूप से राष्ट्रवाद। ठीक है, अब 2.3 में न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815। 1815 इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये वही दिन है, ये वही साल है जिस समय नेपोलियन जो था वो हारा था। नेपोलियन का फ्रांस से बिलोंग करता था नेपोलियन, उसने पूरे यूरोप में तहलका मचा रखा था। तो नेपोलियन से सब लोग, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, ब्रिटेन, रसिया, सब लोग परेशान थे। तो सब इकट्ठे मिल करके नेपोलियन को हराते हैं और नेपोलियन ने ही राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप में फैलाई थी और नेपोलियन का दबदबा था, उसको हराना बहुत मुश्किल था। तो सभी पावर मिलकर हरा देते हैं और दोबारा से कंजर्वेटिव सिस्टम जो है नेपोलियन के न रहने के कारण, नेपोलियन के चले जाने के बाद कंजर्वेटिव सिस्टम पूरे यूरोप में फिर से लागू हो जाता है। कंजर्वेटिव मतलब ढकूसी सोच वाले लोग, वह जो चेंज नहीं चाहते हैं, जो बदलाव नहीं चाहते हैं, जो पुरानी व्यवस्था है वैसे ही व्यवस्था से खुश है, वैसे लोग को कंजर्वेटिव्स कहा जाता है, रूढ़िवादी कहा जाता है उनको। ठीक है, तो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन, तो नेपोलियन के डिफीट हो गया 1815 में, तो यूरोपियन गवर्नमेंट जो था कंजर्वेटिव्स को प्रमोट करने लगा। कंजर्वेटिव्स ये बिलीव करते थे कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को मानते थे। सोसाइटी जो होना चाहिए उसमें राजा होना चाहिए, चर्च होना चाहिए, सोशल हायरार्की, जैसे अमीर लोग ऊपर, गरीब लोग नीचे, अमीर लोग शासन करे, गरीब लोग सेवा करे, प्रॉपर्टी मिले फैमिली को, है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी का पूरा अधिकार हो, जिसको मर्जी जितना प्रॉपर्टी स्टोर कर सके। ये कंजर्वेटिव लोग का आइडिया सब था। बाद में लगा कि नेपोलियन ने जब इतना सारा चेंजेस किया है तो कुछ चेंज होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है लेकिन धीरे धीरे होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मॉडर्न आर्मी रखा गया। जो कंजर्वेटिव लोग थे बोले कि मॉडर्न आर्मी हम रखेंगे, ब्यूरोक्रेसी अच्छी होनी चाहिए, डायनेमिक इकोनॉमी होना चाहिए और फेडरलिज्म ख़त्म हो जाना चाहिए। इस सब को ख़त्म करके दोबारा से यूरोप में मोनार्कियल सिस्टम चलाया जाएगा और जितना नेपोलियन काम किया था उस सब को रिवर्स कर दिया गया। ठीक है, 1815 में फिर क्या हुआ, यूरोपियन पावर, अब यही पढ़ना है, ब्रिटेन, रसिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, इस सब मिल करके नेपोलियन को हरा देते हैं और वियना में मिलते हैं, है ना, यूरोप का सेटलमेंट करने के लिए। ये जो कांग्रेस बुलाया गया था, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, उसने बुलाया था। सारे डेलीगेट जो है वियना में मिलते हैं। ये देखिए वियना की मीटिंग का एक बिल्कुल मतलब एक स्कार्सिज्म है, एक व्यंग किया गया है, सभी का मुंह बंद है, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, जो ड्यूक मेटरनिक कहेगा वही होगा। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वियना, है ना, वो जो बिल्कुल ट्रीटी ऑफ वियना जो था वो सभी देशों को बुलाया, सभी देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, राजा थे, सबको बुलाया गया।
नेपोलियनिक वार के बाद। अब दोबारा से जो भी नेपोलियन ने काम किया उसको रिवर्स कर दिया गया और बर्बन डेंसी जो था दोबारा से फ्रांस का राजा उसको बना दिया गया लुइस 18 को, ठीक है। और नेपोलियन ने जितने भाग पर कब्जा किया था सारे भाग इन देशों ने, ठीक है, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, ब्रिटेन, रशिया, सब लोगों ने आपस में बांट लिया। तो नीदरलैंड जो था किंगडम, उसमें बेल्जियम जो था वो सेटअप कर दिया गया। जियोना जो था, ठीक है, जियोना जो था पिडमोंट को दे दिया गया। पर्शिया जो था उसने नया टेरिटरी ले लिया अपना। ऑस्ट्रिया ने ऑस्ट्रिया पर नॉर्दर्न इटली का मतलब कंट्रोल हो गया, ठीक है। लेकिन जर्मनी को जो 39 स्टेट में जो बांटा था नेपोलियन ने, उसको वैसे के वैसे रखा गया। ईस्ट में पोलैंड दे दिया गया रसिया को, ठीक है। उसके बाद पर्शिया को सैक्सोनी का भाग दे दिया गया। इसी तरह से कहने का मतलब बंदर बांट कर लिया। जो भी नेपोलियन ने जितने क्षेत्र जीते थे, इन देशों ने क्या कर दिया, पूरे यूरोप के आपस में बांट लिया, बंदर बांट कर लिया, ठीक है। कंजर्वेटिव्स लोगों ने 1815 में फिर से एटोक्रेटिक शासन शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब ये लोग क्या करते थे, सभी लोग को दबाने लगे, यानी कि क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करते थे। उसके बाद जो भी एक्टिविटी हो रही थी, क्रांतिकारी एक्टिविटी, सबको ये सप्रेस कर देते थे। उनमें से कुछ इन्होंने बहुत सारा सेंसरशिप लॉ लगाया, न्यूज़पेपर बंद कर दिया। न्यूज़पेपर, बुक, नाटक, सॉन्ग जो लिबर्टी और फ्रीडम को प्रमोट करता है सब पर बैन लगा दिया, ठीक है। ये बिल्कुल ही कंजर्वेटिव थे, नए आइडिया को बिल्कुल पसंद ही नहीं करते थे। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो आज़ादी उनको मिली थी उनका स्वाद उन लोगों ने चख रखा था, इसीलिए वो चाहते थे कि आज़ादी वैसी बड़ी बरकरार रहे। नेशनलिस्ट और लिबरल लोग जो थे वो हमेशा से क्रिटिसाइज़ करते थे कंजर्वेटिव ऑर्डर को, ठीक है, और वो हमेशा चाहते थे कि जो प्रेस है उसको आज़ाद रखना है। तो अब कुछ क्रांतिकारी लोग के बारे में हम लोग को पढ़ना है ना, क्रांतिकारी लोग के बारे में कि क्रांति ख़त्म नहीं। हमारे देश में भी जब आंदोलन हो रहा था तो जब ब्रिटिश ने सारे चीज़ को सप्रेस करने लगा, सबको जेल में डालने लगा, फिर भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ सीक्रेट रूप से चल ही रही थी। वैसे ही यूरोप में बहुत सारे क्रांतिकारी मतलब अंडरग्राउंड होकर के अपना काम कर रहे थे, ठीक है। तो 1815 में रिप्रेशन के कारण बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट लोग अंडरग्राउंड हो गए। सीक्रेट सोसाइटी जो था यूरोप के बहुत सारे भागों में पनपने लगा, ठीक है। तो ये जो थे मोनार्कियन फॉर्म को का विरोध करते थे और वियना कांग्रेस से बहुत आहत थे। वो चाहते थे लिबर्टी और फ्रीडम, जो कि कंजर्वेटिव के अंडर में पॉसिबल नहीं था, और ये स्ट्रगल करना चाहते थे। तो उनमें से एक जो है इंडिविजुअल जिसका नाम बड़ा फेमस है, गैसिपी मैज़नी। गैसिपी मैज़नी जो है वो इटली के रहने वाले थे, ठीक है। इनका जन्म जियोना 1807 में हुआ था और वो सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने कार्बोनराई में बने। उसके बाद इन्होंने 24 साल की उम्र में इनको देश से बाहर निकाल देगा 1831 में, क्योंकि वो लिगुरिया में विद्रोह कर रहे थे, यानी कि लिगुरिया में क्रांति किए थे, इस कारण से इनको देश से बाहर निकाल दिया था। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली मार्सेलीज में और यंग यूरोप बर्ने में, ठीक है। यंग यूरोप और यंग इटली 2 सीक्रेट सोसाइटी थे और इनके सोसाइटी में हर देश के लोग, पोलैंड, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, सब देश के जो क्रांतिकारी सोच विचार के लोग हैं सब इसके मेंबर बन गए, ठीक है। और इटली भी जो था वो लगातार छोटे छोटे किंगडम में बटा हुआ था, उसको भी यूनिफाई करना बहुत ज़रूरी था। तो यूनिफिकेशन जो था वो यूनिफिकेशन होता तभी इटली क्या होता, लिबरेट होता, ठीक है। और भी सीक्रेट सोसाइटी कहाँ कहाँ पर था, जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में, पोलैंड में, इन सभी जगह पर सीक्रेट सोसाइटी था। तो मैज़नी क्या करता, मोनार्की के खिलाफ हमेशा बोलता था, ठीक है, हमेशा वो। और जो कंजर्वेटिव लोग थे वो मैज़नी के प्रयासों से, मैज़नी के काम से बड़े डरे हुए थे। और मेटरनिक यहाँ तक कहता है कि सोशल ऑर्डर का सबसे डेंजरस इनेमी है कौन, गैसिपी मैज़नी। मेटरनिक का यह कथन है। क्वेश्चन पूछ सकता है, हु वाज द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ड्यूक मेटरनिक। तो आंसर होगा गैसिपी मैज़नी, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो गैसिपी मैज़नी का जो लास्ट टॉपिक यही तक है, और आप लोग जो है ये टॉपिक को रिवाइज कीजिए
और रिवाइज करने के बाद इसको 2 बार 3 बार देखिए। एक एक लाइन बताया गया है, एक एक वर्ड है। जहाँ आपको वर्ड में लाइन में दिक्कत हो वो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि अब आपके सामने और अच्छे तरीके से वीडियो लेकर के आ सकूँ। पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और एसएसटी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और एक बार थ्रोली आप पढ़ लेंगे तो आपको जीवन भर कहानी याद रहेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले अगले वीडियो में मिलेंगे पार्ट 3 में, जिसमें 3rd टॉपिक को, मेन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और हर दिन एक एक टॉपिक करते जाएंगे। वैसे एक सप्ताह में पूरा चैप्टर हिस्ट्री का ख़त्म हो जाएगा, और पूरा वीडियो एक साथ फिर देख लीजिएगा। तब आपका जो क्वेश्चन जब बनाइएगा तो एक को क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर अगले मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।